हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं लगभग हम कह सकते हैं 3.5 दिन के बाद। यस, 3.5 दिन क्यों? क्योंकि फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें, बाजार क्लोज हो जाने के बाद भी बहुत सारी खबरें आई थी। फिर सैटरडे, फिर संडे एंड आज के दिन की बात करें मंडे, तो ये 3 और फ्राइडे का आधा 3.5 दिन के बाद बाजार अभी हम लोग को रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत सारी खबरें दोस्तों आती जाती रहती है। ऑब्वियसली हर एक खबर को प्रैक्टिकली कवर करना मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, बट फिर भी कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए उससे रिलेटेड बातें हम लोग ज़रूर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो फोकस रहेगा नो डाउट अबाउट इट कि निफ्टी हमारा कैसा चलेगा उसके ऊपर, क्योंकि इतने दिनों के बाद जब बाजार खुलेगा बहुत सारे खबरों का मिश्रण रहता है, तो बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने के भी चांसेस बन जाते हैं। एनीवेज, अभी आ जाते कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं, जैसे कि एल के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एल को जो लीड कर रहे थे मिस्टर नाइक जी की अगर हम लोग बात करें, वो तो हो चुके हैं अभी रिटायर एंड उनके बदले अभी हम लोग को एस सुब्रमण्यम जी आते हुए देखने को मिल चुके हैं। उन्होंने आते आते ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि बी रेडी फॉर अ मैसिव चेंजेस इन इकोसिस्टम। सो लार्सन एंड टुब्रो में बहुत सारा बड़ा बदलाव यहाँ पे होने वाला है। तो डेफिनेटली तो इस चीज़ के चलते एल हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। बात करें तो कंपनी तो एकदम कमाल की है। हाल ही में ही बायबैक भी अनाउंस किया था। 3,000 का पहले प्राइस रखा था, फिर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो 3,200 करके रिवाइज कर दिया एंड बाद में अगर आपको पता ही है 5 साल में डबल के हिसाब से आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी भी अच्छी है, सो ज़रूर इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो MCX। यस, MCX में भी बहुत सारा ड्रामा देखने को मिला है। पहले तो देखा गया ये खुद ही डिले कर रहे थे नया प्लेटफॉर्म जो इनका TCS ने डेवलप किया था उनके ऊपर जाने से रिलेटेड। बाद में अगर देखा गया तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि चलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हैं एंड बाद में सेबी ने ही क्या कर दिया, इनको रोक दिया। तो इसी चीज़ के चलते अभी जो जवाब यहाँ पे रहने वाला है MCX सेबी को 3 तारीख को, मतलब कल के ही दिन यहाँ पे देने वाला है। तो ज़रूर MCX ये हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। वैसे तो देखा गया स्टॉक तो ख़राब है नहीं, बट येस इसका पूरा टाइम इसी में ही चला गया कि पहले इन्होंने बोला था कि शिफ्ट होंगे करके एंड बाद में खुद ही उन्होंने डिनाई कर दिया, तो स्टॉक तो ज़बरदस्त क्रैश हो गया। उसके बाद वापस हम लोग को उसी लेवल पर आते हुए देखने को मिला, बट वापस सेबी के रिस्ट्रिक्शन के चलते थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस वापस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर की बात करें तो 1 तारीख को कंपनी ने अपने ऑटो सेल्स के नंबर सामने रख दिए। नंबर्स में देखा गया तो ठीक है, 2% का ही जंप देखने को मिला, ओके परफॉर्मेंस है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे बहुत शानदार जंप है, 57% की जंप है। बट ज़्यादा एग्जेजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस ही बहुत ही वीक है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले तो 500%, 600% ऐसी जंप देखने को मिलती थी क्योंकि बेस ही बहुत लो था। सो कोई बात नहीं, टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें ईवी में भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, हम ऐसा बोल सकते। तो ऑटो सेल्स की जो नंबर्स यहाँ पे सामने आई है 1 तारीख को, इससे रिलेटेड टाटा मोटर में क्या रिएक्शन रहेगा ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर बनती है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मुझे तो नंबर्स अच्छे लगे, बाकी डेटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये डेटा अच्छा देखने को मिला है। सो डेफिनेटली बाजार को कैसे लगे ये नंबर, ये देखने के लिए कल के दिन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर। सो टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करें, अलग अलग अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। मूडीज़ ने भी इनको अपग्रेड किया है, बहुत सारे सरकार के साथ इनके डील्स यहाँ पे हो रहे हैं, आने वाले समय में भी डील्स चलते रहेंगे। तो ये भी स्टॉक मस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। बट हाँ, ये दोनों स्टॉक्स कंपैरेटिवली स्लो यहाँ पे रहने वाले। स्लो मतलब जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे करके देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि एकदम एक झटके में डेवलपमेंट होगी। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये दोनों कंपनियां कमाल की है, तो ज़रूर इनको भी आप फोकस में रख सकते हो। देन फ्राइडे के दिन की बात करें, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड एकदम कमाल की कंपनी। बट येस, फ्राइडे में कमाल नहीं दिखा पाई, 13-13.5% की दमदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। रीज़न बहुत ही साफ है, कंपनी के जो MD है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है एंड ये ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने 5 साल पहले कंपनी को ज्वाइन किया था एंड कंपनी के शेयर प्राइस को आप देख सकते हो 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 500% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। जो MD थे वो इसके पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी काम कर चुके हैं एंड इसके पहले बहुत सारे मल्टीपल इंटरनेशनल लेवल के MNCs में भी उन्होंने काम किया था। तो उनका बहुत कुछ नाम हम लोग को देखने को मिलता था। अभी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, हालांकि रेजिग्नेशन के पीछे का रीज़न कोई सीरियस नहीं है कि जस्ट एज अ इन्होंने नॉर्मल रेजिग्नेशन दे दिया है। बट ऑब्वियसली नवीन फ्लोरिन की बात करें
तो उनके बदले रिप्लेसमेंट करने के लिए कौन सी बड़ी व्यक्ति वो लेकर आएंगे, ये देखना यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट बनता है। हाँ, टेम्पररी बात करें तो उनके नीचे के जो हम लोग को सबऑर्डिनेट्स देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं को प्रमोट करके यहाँ पे एमडी बनाया जाता है। सेम केस हम लोगों ने सीईओ केस में भी देखने को यहाँ पे मिली थी, सीएफओ में भी वही चीज़ें देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट लेवल पे बहुत सारे बड़े बदलाव हम लोग को नवीन फ्लोरिन में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते स्टॉक हर किसी के रडार के ऊपर कल के दिन भी रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों अदानी ग्रुप के ऊपर, तो वैसे तो हर दिन फोकस यहाँ पे रहता ही है, ठीक है, नो डाउट। आने वाला जो नेक्स्ट यहाँ पे हफ्ता रहेगा अक्टूबर में, आपको पता है इनकी नेक्स्ट सुनवाई रहने वाली है। वैसे तो अभी हर किसी को पता है ये इसका जो आउटकम है वो इतना इजीली बाहर तो आने वाला है नहीं, बट अगर हम लोग बात करें तो अदानी टोटल गैस ये हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। नॉमिनेट डायरेक्टर का भी रेजिग्नेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें एक बहुत ही अच्छी खासी खबर बट रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को मिली है कि अदानी ग्रुप प्लान कर रहा है कि वो लगभग 10 गीगावाट का सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला जो प्लांट यहाँ पे रहेगा वो बिल्ड करेंगे बाय 27 तक। सो अभी कितना है, अभी 4 गीगावाट तक यहाँ पे कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे चल रहा है। तो डेफिनेटली अच्छी खबर यहाँ पे रहेगी, बट रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए एक्सपांशन कौन नहीं करना चाहता, हर कोई करना चाहता है, बट येस इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इधर खुद का पैसा चाहिए या फिर कर्जा लेना आना चाहिए। फिलहाल देखा गया तो ग्रुप थोड़ा सा टफ टाइम से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी कि अगर ये एक्सपेंशन का प्लान बना रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट इसकी फंडिंग कैसी होगी, या खुद का पैसा इस्तेमाल करेंगे या फिर बाहर से पैसा तो मिलना मुश्किल नहीं है, बट ज़्यादा ब्याज के ऊपर उठाना पड़ेगा फिलहाल की जो कंडीशन है रेटिंग से उस हिसाब से। तो ये भी बात देखने वाली बनती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड रडार के ऊपर रहने वाला है। गुजरात से स्टेट से भी इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिल चुका है, बहुत सारे और अलग अलग स्टेट से इनको यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते इनका भी परफॉर्मेंस हम लोग को पिछले कई टाइम से अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड भी रडार के ऊपर रख सकते हो। देन हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो यस, इसमें सडनली हम लोग को बीच में गिरावट देखने को मिली थी। रीज़न तो पता ही है, चेंज इन हैंड शेयर हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं। प्रमोटर ने कुछ माल यहाँ पे बेचा हुआ है, ठीक है, फंडिंग्स की ज़रूरत है उनको। तो इसी चीज़ के चलते हैप्पीएस्ट माइंड भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि यस प्रमोटर को और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैक टू बैक क्या कर लेते हैं, अपनी हिस्सेदारी को बेच देते हैं। ज़रूरी नहीं है, बट इसके पहले ऐसे इतिहास में बहुत बार चीज़ें हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द वाला पॉइंट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। क्रूड तो सस्ता नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 20-30 के आसपास यहाँ पे आ जाए, बट फिर भी मतलब 70, 80, 90 इस रेंज में यहाँ पे जब भी चला जाता है, खास करके 80, 90, तो फिर डेफिनेटली ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात तो बनती नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ डॉलर का भी रेट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बट चलिए एटलीस्ट 96 से भाव गिरकर अभी 90 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग यही प्रे करेंगे कि जैसे WTI 80 के रेंज में वापस आते हुए देखने को मिल चुका है, मतलब 89 के आसपास, वैसे अगर ब्रेंड भी अगर नीचे आ जाता है तो जिस चीज़ के चलते एशियन पेंट, बर्जर पेंट हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे क्रूड के बढ़ने के चलते, तो थोड़ा सा हम लोग को इनको भी राहत मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ज़माने में क्रूड $150 प्रति बैरल यहाँ पे चल रहा था, तो तभी भी कोई एशियन पेंट, बर्जर पेंट खत्म नहीं हुआ। हाँ, प्रेशर ज़रूर था क्योंकि मार्जिन ज़बरदस्त टूट जाते हैं, कमाई बहुत कम हो जाती है, बट प्रॉब्लम वो सबके लिए सेम है। एशियन पेंट को भी अगर क्रूड इतने भाव पे खरीदना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, तो बर्जर पेंट को भी करना पड़ेगा, नैरोलैक को भी करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट अबाउट कि कल के दिन वेदांता हर किसी के रडार के ऊपर रहना चाहिए। देखिए फ्राइडे के दिन पहले तेज़ी आई थी 7% के आसपास। तेज़ी का पीछे का रीज़न था कि डीमर्जर का ही, बट तभी वो खबर रिपोर्ट के जरिए थी। उसके बाद क्या हो गया, बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी ने खुद ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई, जो ये रिपोर्ट के जरिए खबर है डीमर्जर वाली, वो सच है, एंड आपको एक के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे, 5 शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। हाँ, हालांकि कोई एक कंपनी डीमर्ज नहीं होने वाली है, 5 अलग अलग कंपनियां डीमर्ज होने वाली है। एंड जितनी भी कंपनियां डीमर्ज होगी, एल्यूमिनियम की बात करें, देन उसी के साथ साथ ऑयल एंड गैस की बात करें, ठीक है, बहुत सारे जो अलग अलग नाम मैंने आपको बताए थे, मेटल की बात करें, तो जितने 5 यूनिट डीमर्ज होने वाले, उनका हर एक ऐसे 5 शेयर्स उनको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ 5 शेयर्स मिलेंगे, इसलिए शेयर्स खरीदना अगेन बेवकूफ़ी वाली एडिशन है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर जाओगे, तो डिफरेंट पार्ट है। तो इस चीज़ को एज अ ट्रेडिंग पर्पज़ के हिसाब से देखा गया, थम्सअप मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो कोई सिनर्जी नज़र नहीं आती है, बिकॉज देखा गया तो कंपनी बहुत ही बुरी तरीके से डेप्ट में यहाँ पे फंसी हुई है, और वो डेप्ट का सॉल्यूशन के लिए उनको अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी फंडिंग मार्केट से उठाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मूडीज़ ने ऑलरेडी उनका जो रेटिंग जो था ख़राब था, CAA1 उसको CAA2 कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे रेटिंग पे रीफाइनेंस करना
बहुत ही मतलब महंगा यहाँ पे हो जाता है, कोई सेंस की बात बनती नहीं है, तो उनको कोई ना कोई तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन उन्होंने फाइंड किया है। तो वे तो वेदांता से पहले से ही दूर हूँ, ये खबर अच्छी तो डेफिनेटली है, बट इसके चलते मैं कोई एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आगे बढ़ना नहीं चाहूँगा। आप चाहो तो बढ़ सकते हो, हर किसी का अपना पैसा अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। वेदांता में जो चीज़ हो चुकी है अभी, इसी चीज़ के चलते हिंदुस्तान जिंक भी कल के दिन रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। तो चाहो तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने। इमोशनल डिसीजन मतलब क्या, मान लीजिए कल एकदम रॉकेट की तरह भागने लग गया तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर पिघल जाते हैं कि चलो 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 हम भी खरीद लेते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है। बिजनेस आपको पसंद है क्या, लिखो हाँ या ना, उस हिसाब से जाना होता है। कल ये स्टॉक नीचे आया तो एक अच्छा इन्वेस्टर खुश होता है, क्यों? क्योंकि उसको स्टॉक सस्ते दाम में मिलते हैं, ठीक है। बट अगर स्टॉक नीचे आने के बाद अगर आप रो रहे हो, मतलब आपने ब्लाइंडली निवेश किया है, आपको उस कंपनी में कोई रुचि नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं खुद चाहता हूँ कि पॉलीकैब जैसी कंपनी, वीबीएल जैसी कंपनी, केपीआईटी टेक जैसी कंपनी जितना हो सके 50-60% क्रैश हो जाए, मज़ा आ जाएगा। बजाज फाइनेंस क्रैश हो जाए, क्यों? क्योंकि हमें वो सस्ते दाम में खरीदने हैं, ठीक है। तो ये अगर आपकी सोच अगर यहाँ पे बन जाती है तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। वरना तेज़ी है तो अच्छा लग रहा है, मंदी है तो ख़राब हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि बाजार में आधा टाइम तो हमें मंदी ही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एचएएल भी रडार के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि बार बार खबरें आती रहती है। अभी ऐसे ही एक और खबर आ रही है कि मेकिंग इन इंडिया के चलते डिफेंस सेक्टर तो रडार के ऊपर रहता है। तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे क्या कर सकता है, 156 और प्रचंड जो उनका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो उनको चाहिए। किसका? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो वो उनको डिप्लॉय करना है यहाँ पे चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या करेंगे, वो एचएएल को ये ऑर्डर दे सकते हैं करके। देखिए आज नहीं तो कल ये खबर सच भी साबित हो सकती है। 156 का 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, बट जाएगा तो ऑर्डर किधर? जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक ही ऑफिस है, वहीं पे कॉल लगाना पड़ेगा एचएएल को। अगर आपको मेक इन इंडिया के चलते ये चीज़ करनी है तो विदेशी जाना है तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट ऑलरेडी सरकार ये चीज़ें क्लियर स्पष्ट कर चुकी है कि हमें डिफेंस में आत्मनिर्भर जाना है, एंड जाना ही चाहिए। बाकी सेक्टर चल जाएंगे बट डिफेंस में दूसरों के ऊपर निर्भरता नहीं रख सकते। यूक्रेन की हालत देखिए क्या हालत हो चुकी है। अभी वो अमेरिका में फंडिंग भी यूक्रेन के लिए बनाई नहीं है कुछ तो उनकी भी बैंड बच चुकी है कि फंडिंग नहीं रहेंगे तो ये सस्टेन कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए कितना भी हो चुके, खुद का यहाँ पे सिस्टम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एचएएल की ओर आप फोकस रख सकते हो। सिमिलर वे आरवीएनएल भी रडार के ऊपर रहेगा। आरवीएनएल की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, क्यों? रेलवे से रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी खबरें सामने आ रही है। तो कल के दिन 1 अक्टूबर की बात करें तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19,000 करोड़ का रेल रोड लिंक यहाँ पे हम लोग को 4 धाम से रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा टनल से लेके सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनीज को ही ये सारी चीज़ें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते ये स्टॉक भी आपको ये रडार के ऊपर रहने चाहिए। देन देखा गया बजाज फाइनेंस भी आप स्टडी के लिए फोकस में रख सकते हो। आपको पता ही है 5 अक्टूबर को क्या है, यस कंपनी की बोर्ड बैठक है फंड रेज के लिए। अभी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इतने डिसिप्लिन मैनेजमेंट है, तो शायद से फंड रेजिंग के लिए तो हरी झंडी मिल ही जाएगी। 99% आप पकड़ कर चल ही लेना, बट फिर भी मार्केट है 1% छोड़ देते हैं। एंड साइज़ क्या रहेगा फंड रेजिंग का, ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। मार्केट फंड रेजिंग के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यस बोलेगा तो भागेगा करके, ऑलरेडी भाग चुका है। बट फिर भी अगर साइज अगर कम रहेगा, 8,000-10,000 करोड़ एक्सपेक्टेशन है, बट अगर कम फंड रेजिंग अगर होगा तो भी बाजार डिसअपॉइंट यहाँ पे हो सकता है। तो ऑब्वियसली कल तो 5 अक्टूबर नहीं है, बट इस चीज़ के चलते बजाज फाइनेंस भी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे तो कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर